जैसलमेर जिले की दबड़ी ग्राम पंचायत से सामने आ रही तस्वीर इसी गंभीर सवाल को जन्म देती हैं। पंचायत की सीट आरक्षित है और मेघवाल समाज की हरजी देवी सरपंच है, लेकिन ग्रामीणों के आरोप हैं कि पंचायत के वास्तविक फैसले कथित तौर पर राजू सेठ नाम का व्यक्ति लेता है। मेरे चाचा खड़ा था। अच्छा। बनी ने चाचा कोई खड़ा कर रखा था, उनका फार्म हो गया रद्द। तो फार्म हमारा सामने पार्टी निकल जाती थी, फार्म रद्द होने। नहीं तो चलो मान के चलो, आप सरपंच, आपकी माताजी सरपंच बन गई, तो आप नहीं चला सकते क्या? नहीं, अरे वो खर्चा उन्होंने किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दलितों को केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं दिलाया था, बल्कि यह सुनिश्चित करने की कोशिश की थी कि सत्ता के गलियारों में सदियों से हाशियों पर खड़ा समाज अपनी आवाज, अपनी भागीदारी और अपना निर्णय लेने का अधिकार हासिल कर सके। आरक्षण का मकसद यही था कि दलित समाज का प्रतिनिधि सिर्फ कुर्सी पर ना बैठे, बल्कि उस कुर्सी से जुड़े अधिकारों का इस्तेमाल भी स्वयं करे। लेकिन सवाल यह है, अगर कुर्सी पर दलित प्रतिनिधि बैठा है और फैसले कोई दूसरा व्यक्ति ले रहा है, तो फिर आरक्षण का उद्देश्य आखिर बचता क्या है? जैसलमेर जिले की दबड़ी ग्राम पंचायत से सामने आ रही तस्वीर इसी गंभीर सवाल को जन्म देती हैं। पंचायत की सीट आरक्षित है और मेघवाल समाज की हरजी देवी सरपंच है, लेकिन ग्रामीणों के आरोप हैं कि पंचायत के वास्तविक फैसले कथित तौर पर राजू सेठ नाम का व्यक्ति लेता है। यहां तक कि पंचायत के कामकाज में ग्राम सेवक की भूमिका भी उसी के साथ होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। अगर ये आरोप सही हैं, तो यह सिर्फ किसी एक पंचायत की कहानी नहीं, बल्कि दलित राजनीतिक प्रतिनिधित्व की उस पूरी व्यवस्था पर सवाल है जिसे संविधान ने सामाजिक न्याय के लिए खड़ा किया था। सबसे गंभीर आरोप यह है कि पंचायत समिति से लेकर जिला परिषद और दूसरे सरकारी कार्यालयों तक में राजू सेठ के ही सरपंच के तौर पर जाने की बात सामने आ रही है। ग्रामीणों का दावा है कि पंचायत समिति के अकाउंटेंट तक को कथित तौर पर इस व्यवस्था की जानकारी है कि कागजी कार्यवाही में सरपंच हरजी देवी हैं, उनकी जगह हस्ताक्षर कौन कर रहा है। आइए आपको सुनवाते हैं ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा। समिति का अधिकारी नौकरी क्या बुढ़िया आदमी भाई, वो फार्म में यार बताइए, बुढ़िया आदमी को तो मां भाई ना फार्म ये सामने फार्म ले दियो। इनकी माताजी सरपंच? हाँ, इनकी माताजी है, उनकी काकी है, वो मोर गांव जो ही ये बौने जमाने कालो बैठो तो। अच्छा, आपकी माताजी सरपंच? तो सरपंच ही चलाता कौन है? तो किस आधार पर आपने कोई लेखा पढ़ी कर रखी है कि उसको किलो साहब सरपंच आपके नाम कर रहे हैं? कुछ नहीं किया, वो मेरे ऐसे कह रहा मैं फंस गया हूँ। तो मेरे चाचा खड़ा था। अच्छा। बनी ने चाचा कोई खड़ा कर रखा था, उनका फार्म हो गया रद्द। तो फार्म हमारा सामने पार्टी निकल जाती थी, फार्म रद्द होने। नहीं तो चलो मान के चलो, आप सरपंच, आपकी माताजी सरपंच बन गई, तो आप नहीं चला सकते क्या? नहीं, अरे वो खर्चा उन्होंने किया। अरे तो खर्चा किया तो कोई? अरे चाचे के ऊपर हम चाचे के सामने लड़ नहीं सकते। कोई चाचा हमारे घर का बात गाँव में है। ऐसे में सवाल सीधा है, अगर निर्वाचित प्रतिनिधि कोई और है और पंचायत का संचालन कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है, तो प्रशासन की निगरानी व्यवस्था आखिर क्या कर रही है? क्या सरकारी तंत्र को यह दिखाई नहीं देता कि पंचायत के फैसले कौन ले रहा है? क्या अधिकारियों को यह पता नहीं है कि पंचायत की बैठकों और सरकारी कामकाजों में वास्तविक रूप से कौन सक्रिय है? और अगर पता है तो कार्यवाही क्यों नहीं? इस पूरे मामले का सबसे चिंताजनक पहलू ग्रामीणों का डर है। जागरूक ग्रामीणों के अनुसार अगर वे शिकायत करते हैं तो कागजों में सरपंच हरजी देवी ही जिम्मेदार दिखाई देंगी, यानी जिस व्यक्ति के बारे में आरोप है वह पर्दे के पीछे से सत्ता चला रहा है। उसके बजाय कार्यवाही उस निर्वाचित महिला प्रतिनिधि पर हो सकती है जिसके नाम पर पूरा सरकारी रिकॉर्ड मौजूद है, और यही डर लोगों की आवाज दबा रहा है। यही इस व्यवस्था की सबसे बड़ी विडंबना है कि जिस महिला को संविधान ने सत्ता दी, संभव है उसी व्यवस्था का मोहरा बनाकर उसके अधिकार और जिम्मेदारी दोनों किसी और के हाथ में पहुंचा दिए गए। दलितों के लिए आरक्षित सीट का मतलब यह नहीं था कि किसी दलित महिला या पुरुष को चुनाव जिताकर कुर्सी पर बैठा दिया जाए और फिर उसके पीछे कोई प्रभावशाली व्यक्ति पंचायत चलाए। आरक्षण का अर्थ था निर्णय लेने की वास्तविक शक्ति उस समुदाय तक पहुंचे जिसे सदियों तक सत्ता से दूर रखा गया। अगर आरक्षित सीट पर निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ हस्ताक्षर करने तक सीमित हो जाए और पंचायत के फैसले कथित बाहरी प्रभावशाली व्यक्ति के हाथ में चले जाएं, तो यह आरक्षण की आत्मा के साथ खिलवाड़ है। और अगर इन आरोपों के साथ साथ पंचायत के विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं में वित्तीय अनियमितताओं की भी जांच की जरूरत बनती है, तो प्रशासन को निष्पक्ष जांच से पीछे नहीं हटना चाहिए।
सिस्टम की चुप्पी भी सवालों के घेरे में सबसे बड़ा सवाल है। सिर्फ राजू सेठ पर लगे आरोपों का नहीं, सवाल उन अधिकारियों का भी है जिनकी जिम्मेदारी पंचायत के कामकाज की निगरानी करना है। और अगर ग्रामीणों में सच्चाई है और यह सब खुले तौर पर हो रहा है तो फिर पंचायत समिति से लेकर जिला स्तर तक निगरानी तंत्र की आंखों पर पट्टी क्यों बंधी है? क्यों किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि निर्वाचित सरपंच वास्तव में पंचायत चला रही है या नहीं? अगर अधिकारियों को सब पता है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं? यह मामला एक बेहद कड़वा सवाल सामने रखता है। क्या आरक्षित सीटों पर भी कहीं ना कहीं प्रतिनिधि और सत्ता संचालक अलग अलग हो गए हैं? अगर ऐसा है तो यह लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक स्थिति है, क्योंकि फिर दलितों को सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिलती, बल्कि उनके नाम पर सत्ता का एक नया मॉडल खड़ा हो जाता है। कुर्सी किसी और की, नियंत्रण किसी और का, और जवाबदेही सिर्फ कागज पर बैठे निर्वाचित प्रतिनिधि की। धबड़ी पंचायत के मामले में लगाए जा रहे आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पंचायत के निर्णयों पर सरकारी रिकॉर्ड, बैठक, भुगतान, हस्ताक्षरों और अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत होने वाले व्यक्तियों की भूमिका भी जांची जानी चाहिए। यदि आरोप गलत हैं तो सच सामने आना चाहिए, और यदि आरोप सही हैं तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए।